आज का व्लॉग टोटली डेडिकेटेड है आगरा की लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। तो आज हम आए हैं मेलूट्रोज फैक्ट्री, जो कि खुद हमारे निफ्ट के एल्यूमिनाई शिवम द्वारा स्टार्ट करी गई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको शू की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है। शू मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो है मटेरियल प्रिक्योरमेंट। ऑर्डर आने के बाद हमें एज पर द ऑर्डर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें और प्रोडक्ट के हिसाब से मटेरियल प्रिक्योर परचेज करना पड़ता है, और वो मटेरियल आता है आपका जो रॉ मटेरियल स्टोर होता है उसमें। लाइक ये एक शू है, तो यहाँ पे जो ये जिप लगी हुई है, ये इसका सोल है और ये इसका लाइनिंग पार्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करी जाती हैं। तो वो सबसे पहले मटेरियल प्रिक्योर करके आपको रॉ मटेरियल स्टोर में आपको स्टोर करना पड़ता है। देन आफ्टर प्रोसेस ये होएगा कि आपको यहाँ से इशू करना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। अगर कटिंग स्टार्ट होगी तो वो रॉ मटेरियल अपर मटेरियल यहाँ से इशू होगा और फिर वो उसके बाद आगे कटिंग प्रोसेस के लिए जाएगा। जो फर्स्ट प्रोसेस होता है एक शू बनाने के लिए वो होता है कटिंग प्रोसेस, जो जहाँ पे लेदर हो या सिंथेटिक मटेरियल हो उसकी कटिंग की जाती है डिफरेंट कंपोनेंट से। जैसे ये अभी हैंड कटिंग कर रहे हैं बिकॉज ये उसके कटिंग पैटर्न्स हैं। ये एक शू का कटिंग पैटर्न है पूरा, लाइक ये दिस इज कॉल्ड एज वैम्प इन द टेक्निकल लैंग्वेज। तो ये उसकी हैंड कटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फोकस करके। ये उसे कट करेंगे जब ये पूरी कटिंग प्रोसेस हो, जब ये पूरा इसकी कटिंग हो जाएगी तो यहां से फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन सेक्शन। एक शू एक कटिंग के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये एक ऑक्सफोर्ड ब्रोग जूते का है, ये टो विंग कंपोनेंट है उसका, टो विंग। ये टो विंग है, ये उसका वैम्प, ये उसका किसी स्टाइल का वैम्प कंपोनेंट है, ये वैम्प है, ये उसकी टंग है। ऐसे बहुत सारे जब सारे कंपोनेंट्स मिलके एक पूरा डिजाइन तैयार होता है। हर अलग अलग डिजाइन का अलग अलग उसके पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, और ये सब जब यहाँ पे कटिंग कर देते हैं फिर उसके बाद वो आगे प्रोसेस होता है प्रिपरेशन, जो कि आप यहाँ पे आगे देखेंगे। ये सारे इसके कट कंपोनेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर स्टाइल के। जैसे ये पर्टिकुलर स्टाइल का प्रिपरेशन अभी ये कर रहे हैं। ये एक मशीन है जिसे स्काइविंग मशीन कहते हैं। स्काइविंग मशीन से ये उसकी थिकनेस को कम करेंगे जिससे ये यहाँ पे बम्प दिखाई दे सके आपको, ये वाला बम्प यहाँ पे दिखाई दे सके। ये प्रिपरेशन है लेदर में। ये लेदर नेचुरल जो लेदर रहता है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और इसमें रीइंफोर्समेंट मटेरियल लगाया जाता है, ये जिसे इंटरलाइनिंग कहते हैं। उसकी मशीन ये है, ये मशीन यूज की जाती है इसकी फ्यूजिंग के लिए। ये शुगर कोटेड टेक्सटाइल रहता है, शुगर कोटेड है ये ऑटोमेटिकली हीट एक्टिवेशन से ये फ्यूज हो जाता है इसमें। ये इसके रीइंफोर्समेंट के लिए किया जाता है, जिससे इसमें रिंकल्स नहीं आए, इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, शू पूरा स्ट्रेट रहे, उसके लिए ब्रांडिंग्स लगाई जाती हैं। वो ये मशीन रहती है, अभी ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, ये रिपेयर कर रहे हैं। वो ब्रांडिंग लाइक इस तरीके से होती है। इस वाली मशीन से इस तरीके का ब्रांडिंग आ जाता है, ये भी हीट से लगाया जाता है। इसकी इम्पोजिंग डाइज होती हैं डिफरेंट। जैसे ये एक इम्पोजिंग डाई है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की जिसका नाम अल्बर्टो ब्रूनो है। तो ये इम्पोजिंग इसे गर्म करके और जो भी आपको जिस कलर का चाहिए, गोल्डन कलर, सिल्वर और लाइक ब्लाइंड विदाउट कलर, तो उसे इम्पोज करके वो ब्रांड आ जाता है इस तरीके से। ये डिफरेंट ब्रांड्स का इन्होंने ट्रायल किया हुआ है यहाँ पे सभी का। जैसे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट ब्रांड है, ये डिफरेंट ब्रांड है, ये ट्रायल के लिए इन्होंने यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ब्रांडिंग करते हैं यहाँ पे। प्रिपरेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो रहता है अपर मेकिंग। अपर मेकिंग के लिए सारे कट कंपोनेंट्स क्लोजिंग सेक्शन में फीड करे जाते हैं, और क्लोजिंग सेक्शन में फीड करने के बाद फिर वो इसका जो अपर पार्ट है एक शू का, ये यहाँ पे तैयार किया जाता है। जैसे ये बना रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे यहाँ पे इसकी फोल्डिंग है, ये लेजर करके पंच किए गए हैं यहाँ पे, और ये सारा पार्ट ये अटैचमेंट लाइक कंपोनेंट अटैचमेंट कह सकते हैं हम। ये देखिए आप ये प्रोसेस देखिएगा, ये जो एक इस शू में एक जो पाइपिंग लगी हुई है कि यहाँ पे ऊपर, ये उस पाइपिंग को लगा रहे हैं इस प्रोसेस से। तो ये स्टिचिंग करके पूरा ये फाइनल अपर तैयार करते हैं। चल रहा है लाइक वो पार्ट कुछ वो पूरा कंपोनेंट होके रेडी होके वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, लाइनिंग वाइनिंग लग गई है, लेकिन अभी जैसे इसमें यहाँ बक्कल लगेगा, बक्कल लग के फिर वो इस तरीके से पूरा ये रेडी मेकिंग प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो लास्टिंग प्रोसेस रहता है। लास्टिंग दो तरीके का होता है, एक होता है मशीन लास्टिंग, दूसरा होता है हैंड लास्टिंग। हैंड लास्टिंग इंडिया का पुराना जो कल्चर था, वो जब मशीन्स नहीं थी तो फिर हैंड लास्टिंग से ही जूता बनाया जाता था, हाथ से उसे लास्टिंग करके
तो जो स्मॉल स्केल पे जो फैक्ट्रीज है वहां पे अभी भी हैंड लास्टिंग से ही जूता बनाया जा रहा है, और जो हैंड लास्टिंग का जूता रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल रहता है। हैंड फिनिशिंग जिसपे की जा रही है, हैंडमेड शूज ज्यादा डिमांड में है आजकल। मशीन लास्टिंग से आप क्वांटिटीज बना सकते हैं, लेकिन जहां पे आपको एक हैंडमेड जूता बनाना है, हैंडमेड फिनिशिंग करनी है, वहां पे जूता आपको हाथ से ही लास्टिंग करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये हैंड लास्टिंग प्रोसेस है। यहाँ पे अपर यहाँ पे आता है, और ये इसका लास्ट होता है पूरा, ये लास्ट है, और ये इसका इंसोल है। तो अपर ये इसका इंसोल है, लास्ट इंसोल, और इसमें जो और कंपोनेंट्स रहते हैं, ये इसकी टोप अप है जो कि इस पार्ट में डाली जाती है जस्ट टू गिव इट द स्ट्रेंथ यहाँ पे, और ये काउंटर है जो कि पीछे डाला जाएगा शू में यहाँ पे से स्ट्रेंथ देने के लिए। यहाँ पे इसकी लास्टिंग प्रोसेस होती है, और कंप्लीट लास्टिंग होने के बाद शू का जो शेप है वो इस तरीके से आ जाता है। ये आपका ये लास्टिंग है। ये लास्टिंग करने के बाद जूता पूरा ये हो जाता है। ये इसका ये लास्ट, ये इंसोल, यहाँ पे इन्होंने टॉप ऑफ काउंटर डाला है, और ये पूरा कंप्लीट ये ऐसे आ जाएगा शू। ये कंप्लीट लास्टेड पुलोवर है, ये आपका लास्टेड शू है। जब लास्टिंग हो जाती है तो इसे सेट करने के लिए, बिकॉज जो इसमें टॉप ऑफ एंड काउंटर्स डाले जाते हैं वो सॉल्वेंट एक्टिवेटेड होते हैं जस्ट फॉर द हैंड लास्टिंग प्रोसेस, तो इसे ड्राई करने के लिए और इसे शेप देने के लिए एक हीट एक्टिवेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके लिए हीट एक्टिवेटर एक मशीन रहती है जो कि हमारी यहाँ पे लगी हुई है। ये हीट एक्टिवेटर है, यहाँ पे लास्टिंग करने के बाद शूज को इसके अंदर रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये सारे जूते रखे हुए हैं इसमें हॉट एयर ब्लो होती है, और उससे ये सारे जो इनके अपर्स हैं वो पूरे लास्ट पे प्रॉपरली सेट हो जाते हैं। इसका टेम्परेचर इज अराउंड 100 डिग्री सेट किया जाता है फॉर लेदर, और जो टाइमिंग रहती है दैट इज अराउंड लाइक 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के अराउंड होती है। यहाँ पे जब एक बार हीट एक्टिवेटर में जूता पूरा सेट हो जाता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस रहता है हैंड फिनिशिंग। अगर आपका शू लेदर का बना हुआ है, जो मैंने आपको अंदर स्किन दिखाई थी, ये शू इज बीइंग मेड इन द नेचुरल क्रस्ट लेदर, यू कैन सी हियर, दिस इज बीइंग मेड इन द नेचुरल क्रस्ट लेदर। अब इस पे डिफरेंट कलर्स फिनिशिंग करी जाती है, लाइक टैन है, ब्राउन है, ऑलिव है, जो कलर आपको चाहिए वो बाई हैंड कलर किया जाता है। अब ये देखिए, ये प्रोसेस है, ये एक आयरनिंग प्रोसेस है। जो प्रीमियम शूज होते हैं उनमें ये सारा प्रोसेस यूज किया जाता है, बिकॉज टू गिव द शू अ प्रॉपर टेक्सचर। तो ये लाइक इसमें जो ग्रेन्स रहते हैं, अगर कहीं हैवी ग्रेन है तो उसको फ्लैट करने के लिए, इसमें जो रिंकल्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए ये एक आयरनिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। इस आयरनिंग प्रोसेस से इसमें स्मूथनेस आ जाती है, ये जैसे ये प्रॉपर स्मूथ एक हो जाता है। और उसके बाद ये जब ये प्रोसेस इज डन, उसके बाद ये बाई हैंड कलरिंग ये इस पे फिनिश करते हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरीके का लुक आ जाता है इस पे। ये शू ये नेचुरल क्रस्ट था, जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा रफ टेक्सचर है, लेकिन ये इन्होंने आयरनिंग करने के बाद उसको और स्मूथ किया, और उसके बाद जो केमिकल्स रहते हैं, कलर केमिकल्स, उससे फिनिश करके ये नेचुरल ये फिनिश आ गया है। ये लास्टिंग प्रोसेस के बाद जो रहता है वो रहता है सोल पेस्टिंग। सोल पेस्टिंग में ये लास्टेड अपर एंड ये सोल अलग अलग मटेरियल के होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ये टीपीआर सोल है, तो टीपीआर सोल को चिपका अटैच करने से पहले इसे कुछ वॉशिंग केमिकल्स आते हैं, उससे वॉश करना पड़ता है जस्ट टू गेट इट एक्टिवेट फॉर द पेस्टिंग। अगर आप इसे उस केमिकल से वॉश करने के बिना चिपकाएंगे तो ये अटैच नहीं होगा। रफिंग प्रोसेस के बाद जब ये इसे रफ किया जाता है, बिकॉज अगर आप इस पे अडेसिव लगाएंगे तो अगर रफ नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ पे लास्टेड अपर एंड सोल पे अडेसिव लगाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी लास्टेड अपर पे अडेसिव लगा रहा है। सेम प्रोसेस ये सोल पे भी करेगा इसे अटैच करने के लिए। रहेगा प्रॉपर ड्राई करने के बाद ये एक हीट एक्टिवेशन मशीन रहती है, जिसमें ये एक चैम्बर रहता है, इसके अंदर सोल को रखते हैं और इसके ऊपर लास्टेड अपर को रखते हैं, आई मीन जस्ट टू गेट द अडेसिव एक्टिवेट। तो उसके बाद जब वो मेल्ट हो जाता है एक बार ड्राई होने के बाद, तब उनको अपर और सोल को अटैच करने के बाद ये सोल प्रेसिंग मशीन रहती है, ये वाली। यहाँ पे ये इसका बैलून रहता है, ये यहाँ पे लास्टेड पुलोवर को ऐसे करके इसको रखा जाता है, प्लेस किया जाता है यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहां से ऐसे आके इसको पेस्ट कर देता है यहाँ पे प्रेशर से। ये ऑलरेडी चिपका हुआ तो मैं नीचे नहीं कर सकता इसको, तो ये फिर उसके बाद ये सोल पेस्ट हो जाता है। जब एक बार सोल पेस्ट हो जाता है तो जो इसकी एजेस थोड़ा सा कहीं ओवर एडेसिव या कुछ रह जाता है, तो ये एक मशीन रहता है, इससे इसके एजेस को क्लीन कर दिया जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये कंप्लीट शू से लास्ट को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं
हटा रहे हैं, ये लास्ट निकल जाता है और प्रॉपर शू आपका इस शेप में बाहर आ जाता है। ये नेचुरल क्रस्ट लेदर पे बना हुआ जूता है 10 कलर का। ये अब पूरा आपका शू तैयार हो गया। इसके बाद ये जाएगा फाइनल फिनिशिंग प्रोसेस में, जो कि आगे है। ये फिनिशिंग टेबल है, जहां पे जब ये डिलास्ट होके शूज आ जाते हैं तो उनकी कंप्लीट फिनिशिंग करी जाती है विद द डिफरेंट फिनिशिंग क्रीम्स। अगर ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर की क्रीम, या ब्लैक है तो ब्लैक कलर की, डिफरेंट केमिकल्स और कलर्स एंड क्रीम्स यूज किए जाते हैं इसे फाइनल फिनिश करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये इस पे एक फाइनल क्रीम मारेंगे, इसको फाइनल क्रीम लगाएंगे एक बार। ये एक फर्स्ट कोट वहां पे लग के आता है आफ्टर लास्टिंग, और सोल पेस्टिंग वास्ते फाइनल कोट मारे जाते हैं, फाइनल क्रीम लगाई जाती है उसको फाइनल फिनिश, फाइनल टच देने के लिए। आने के बाद उसे इस पे ब्रशिंग की जाती है, उसको प्रॉपर शाइन करने के लिए, शाइनिंग इफेक्ट के लिए उस पे क्रीम लगाइए, ब्रशिंग की जाएगी। ये कॉटन ब्रश से की गया है, और जो फाइनल होएगा वो वूलन ब्रश से होगा, वो वाला लगा। वैक्स लगाया जाता है प्रॉपर शाइनिंग देने के लिए। शू फाइनल कंप्लीट फिनिशिंग होके आता है फाइनल इंस्पेक्शन टेबल पे, जहां पे एक फाइनल क्वालिटी चेक करने वाले होते हैं। वो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होता है इसे चेक करने का कि कहीं इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया, शू कहीं डर्टी तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है। ऐसे फाइनल चेक करने के बाद इसके जो कस्टमरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसकी लेबलिंग होती है, वो सारी लेबलिंग के साथ इसे फाइनल बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। सर, आपने ये फैक्ट्री आगरा में ही सेटअप करने का क्यों डिसाइड करा, और यहाँ पे सेटअप करके फैक्ट्री आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं? Okay. I traveled to a lot of places in India like Mumbai, Calcutta. I lived in Chennai. I belongs from Agra. और जैसे आपने पूछा कि आगरा क्यों डिसाइड किया, सबसे पहला तो ये कि कभी भी आप कोई इंडस्ट्री डालते हैं तो उसके लिए सबसे मेन जो सबसे बेसिक चीज़ रहती है, आप लेबर्स वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। लाइक आप शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी डाल लें कहीं जाके दिल्ली में, या लाइक वेस्ट बंगाल में, कहीं तो जहाँ पे लेबर्स इजीली अवेलेबल नहीं है, तो एक शू आप मार्केट स्टडी करते हैं कि आपकी लेबर, मटेरियल्स और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल कहाँ पे इजीली हो सकता है। तो लेबर अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो आपका बेस्ट प्लेसेस हैं वो आगरा है, और लाइक चेन्नई है, और कुछ प्लेसेस हैं नोएडा में, लेकिन वहाँ भी लोकल लेबर्स अवेलेबल नहीं होती। वो सारी लेबर्स बाहर से आती है कहीं, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स लाइक फेस्टिवल्स पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी लेबर नहीं आ पाएगी। तो जो बेसिक है, जो एक हब रहा है शू का, वो आगरा फ्रॉम द एंशिएंट टाइम हमेशा से रहा है, जो पहले से, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी शू की इंडिया में, तो जो एक्सपोर्ट किया जाता था रसिया में या डोमेस्टिक मार्केट में, तो वो जूता आगरा का ही बनता था, वो जूता आगरा का ही रहता था। और आप कहीं भी अगर जाके देखेंगे मार्केट में, डिफरेंट मार्केट्स में, तो जो सबसे ज्यादा शू आप पाएंगे वो आगरा का ही मिलेगा आपको। आगरा ही एक आगरा मैन्युफैक्चर्ड, बेसिकली सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो शूज की हैं वो आगरा में है। वो एक स्मॉल लेवल पे भी यहाँ पे जूता एक कमरे के अंदर भी बनाया जाता है, एक कमरे के अंदर एक फैमिली के लाइक 4 मेंबर्स तो वो मिलके भी बनाते हैं। उनकी जो सर्वाइविंग है वो सिर्फ उन्हीं शूज मैन्युफैक्चरिंग से चल रही है। वो अपनी एक दिन में 20 जोड़ी 25 जोड़ी बनाते हैं, और उसको बना के लाइक डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना, और एंड दे कैन मेक द मनी ऑन द डेली बेसिस, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको मार्केट में ले जाके डेली सेल कर देंगे, और उसके अगेंस्ट आइदर दे विल गेट द मटेरियल और दे विल गेट द मनी। ये है। और लाइक बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हमारे आगरा में, जैसे रोजर है, डाबर है, गुप्ता ओवरसीज है, करम उद्योग है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। दोज हु आर मेकिंग द प्रोड्यूसिंग द शूज लाइक 50,000 और 60,000 पेयर्स इन अ मंथ। इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स भी आगरा में। तो यहाँ पे एक तो लेबर इजीली मिलेगी, मटेरियल सारे इजीली मिल जाएंगे, सारे जो एक जूते को बनाने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, लाइक आउटसोल्स हैं, इनसोल्स हैं और एक्सेसरीज हैं अदर, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आगरा में इजीली अवेलेबल है। अगर आप कहीं बाहर प्लांट डालते हैं तो like those people who are manufacturing the shoes in Noida, Gurgaon, Delhi, they are buying the other accessories from Agra, because I worked in Delhi for the 4 and 5 years and I saw that they were facing the difficulty to get the materials, because the units in Agra and the source, I mean the transportation and all, so they were facing the difficulty. In Agra it's easily available because सारी चीजें आपकी locally available and you can easily get the materials from anywhere. शू का एक बहुत बड़ा मार्केट है, लोकल मार्केट, जैसे यहाँ पे हिंग की मंडी एक मार्केट है, वो की लाइक इंडिया का सबसे बड़ा शू मार्केट है। आपको शू
कि एक चीज, एक एक्सेसरीज, चाहे वो आपका सोल हो, चाहे इंसोल हो, चाहे अपर मटेरियल हो, आईलेट्स, ईच एंड स्मॉल एक्सेसरीज यू कैन गेट इन दैट मार्केट. सो दिस इज द बेसिक रीजन आई डिसाइडेड टू ओपन माय फैक्ट्री इन नागरा. तो गाइस, जैसे अभी हमने कुलदीप सर से बात करी जिनके पास 16 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन दिस फुटवेयर इंडस्ट्री. तो चलिए अब हम बात करते हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मेलो टूर्स से, जो कि है शिवम. वो है मेरे सीनियर, निफ्ट दिल्ली से पास आउट करे हुए इन बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी. तो चलिए जानते हैं और पूछते हैं इनके ब्रांड के बारे में. तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस ब्रांड के पीछे आपका मोटिव क्या था और इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? तो जब मेरी एडमिशन हुई थी निफ्ट में, देन आई रियलाइज्ड कि फैशन इंडस्ट्री भी, क्योंकि उस समय उससे पहले फैशन इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब हमें एक एक्सपोजर मिला व्हेन वी गॉट इनटू द कॉलेज, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली. एक ऐसा मार्केट इवॉल्व हुआ जिसमें ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है. और ये आइडिया जनरेट हुआ सेकेंड ईयर में. सम ऑफ आवर फ्रेंड्स वी वर सिटिंग इन द कैंटीन, हम कुछ बातें कर रहे थे. फिर वहाँ से हमें एक आइडिया है कि हम मतलब इसी फील्ड से हैं, लेट्स डू समथिंग. और हमने एक चीज़ और देखा कि जो भी डोमेस्टिक मार्केट में ब्रांड्स हैं ना, दैट इज़ नॉट अप टू द लेवल ऑफ फॉरेन ब्रांड्स जो ऑलरेडी हमारे इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं. उस लेवल में कोई भी ऐसा डोमेस्टिक ब्रांड नहीं है जो उस चीज़ को compete कर पाए, उस चीज़ को उसके लेवल में, उसके पैरेलली हम अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को भी पुट कर सकें, जबकि सारा प्रोडक्ट बनता कहाँ है, इंडिया में ही बनता है. We are creating our own product, we are giving it to the other brands and they are coming again to India and selling those products at a very high cost. तो हमें ये आइडिया यहाँ से आया कि हम एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, हम अपने आर्ट को, हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, उसी आर्ट को हम यूज करते हैं और हम एक ब्रांड लेके आते हैं जो वो ब्रांड मोनोपोली बना के रखें कि बहुत अच्छा करते हैं. तो लेट्स गेट समथिंग डन इन अ वेरी कम्पिटिटिव प्राइस. अगर वो किसी बहुत सारे मतलब ऐसे लग्जरियस प्रोडक्ट बनते हैं जो बहुत सस्ते में बनते हैं, और हमारा ये भी था कि हमें सिर्फ किसी एक फैशन प्रोडक्ट को टारगेट नहीं करना है. इसलिए हमने फिर ये नेम चूज़ किया था अम्ब्रिको. इट रिप्रेजेंट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हर एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत लग्जरी को ही टारगेट कर रहे हैं या एवरेज क्लास को ही टारगेट कर रहे हैं, हम एक लोअर सेगमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं. हम ऐसे प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं जो मतलब एवरेज कॉस्ट होगा, जिसका इकोनॉमिकल प्राइस होगा. और एक हम जो मेलो टूर्स हमारा ब्रांड है, दैट टारगेट्स टू प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट, जहाँ पे हम कॉस्टली बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैंडमेड होते हैं. तो इस वजह से हमने मेलो टूर्स का एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाया हुआ है. उस पर हम लोग दूसरे ब्रांड्स को भी सेल करते हैं जो इंडियन ब्रांड्स हैं. वी डू नॉट सेल एनी ऑफ द फॉरेन ब्रांड्स. हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि हम अपने इंडियन ब्रांड्स को बेचेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करेंगे. शिवम, आई रियली अप्रिशिएट आपके ब्रांड का मोटिव एंड बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. जैसे कि आगरा हमने देखा कि कल्चरली काफ़ी ज़्यादा लेदर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ओरिएंटेड है. तो यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप अपने ब्रांड्स और आर्टिसंस इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे आप इंडियन आर्टिसन और इंडियन कल्चर के लिए काम कर रहे हैं? तो जैसे कि यू नो इट बेटर कि हमारे राजस्थान में मौजरी बनती है, महाराष्ट्र में कोल्हापुरी चप्पल्स हैं. अगर हम फुटवेयर से रिलेट करें तो ये कुछ जैसे अपने आर्ट्स हैं जो इंडिया में ऑलरेडी हैं. हाँ जी. तो उनको भी हम उनसे भी कनेक्ट करते हैं, उनसे भी हमारी कनेक्शंस होती हैं, उनको भी हम खोजते हैं, ढूंढते हैं. वो जो एक जगह पे सिमट के रह गए हैं ना, वी प्रोवाइड आवर प्लेटफॉर्म टू देम एंड दे आर वेरी विलिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म. इवन दे कंप्लेन कि बहुत जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स साइट्स हैं उनको उस प्लेटफॉर्म पे उनको मतलब नहीं मिल रही है उस पर कि वो अपना प्रोडक्ट बेच पाएँ, एक बड़े लेवल पे पैन इंडिया वो उस प्रोडक्ट का रीच बढ़ा पाएँ. तो एक बहुत सारे छोटे जगह में ही सिमट कर जाते हैं. प्लस हमारे जो भी इंडियन ऑडियंस हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, दे ऑल्सो कैन नॉट एवरी टाइम दे कैन नॉट गो टू राजस्थान टू बाई अ मौजरी. वो क्या होता है कि कभी कोई विजिट करने गया तो वहाँ का आर्ट खरीद के लाता है, बट हमारा मोटिव ये है कि अगर हम उसी आर्टिसन को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स के थ्रू हर एक जो भी पैन इंडिया, हम हर एक डोर स्टेप उनको हम डिलीवरी दे सकते हैं. तो वहाँ अपने कंफर्ट में, घर के कंफर्ट में बैठे बैठे उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं. उन्हें कहीं भी किसी रीजन में जाके एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ का आर्ट क्या है. उस आर्ट के बारे में भी हम बताते हैं, फिर वहाँ से हम उनको कनेक्ट करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म देते हैं. जो भी उनके बिजनेस में
प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी हम हेल्प करते हैं. इवन इन देयर फोटो शूट्स, इन देयर रजिस्ट्रेशन, गेटिंग द GST नंबर, वी हेल्प विद एवरीथिंग. वी हैव अ टीम एंड दैट टीम वर्क्स ऑन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू देम. व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ गारमेंट्स, जैसे हम अमरीका के थ्रू गारमेंट्स भी बेचते हैं, तो इसमें हम जैसे कि बनारसी साड़ी है, चिकनकारी आर्ट है, फुलकारी है पंजाब से, तो ऐसे बहुत सारे आर्ट्स हैं ना, उन सारे आर्टिसन से हम फिर से कनेक्ट करते हैं वापस, जैसे हम सूज में कर रहे थे. उनको भी हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रोडक्ट को भी हम लेके आते हैं, ताकि हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं जो आके, बहुत बड़े ऐसे NGOs होते हैं जो आर्ट को कवर करते हैं, दे टेक बैक देयर आर्ट, दे उसी चीज़ को वो एक नए रिफॉर्म करते हैं और उसी चीज़ को लाके प्रेजेंट कर देते हैं इंडिया में. एग्जैक्टली, वो रेप्लिका बना देते हैं और वो बोलते हैं कि ये मेरा आर्ट हो गया, ये हमारा हो गया, हमने बनाया इसे. बट दैट्स नॉट ट्रू. वो एक्सपोजर उस रियल आर्टिसन को मिलना चाहिए जिसने उस पे काम किया है, जो मतलब जिसके पूर्वजों ने उस पे काम किया है, उसके जनरेशन, हाँ, वो जनरेशन बाय जनरेशन वो आर्ट उनके अंदर है. और वो एक तरह से अगर देखा जाए तो मिटता जा रहा है. अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो दे आर गोइंग टू वी वैनिश फ्रॉम इंडिया वेरी सून. तो हमें इस चीज़ को भी प्रमोट करना है, इसको साथ लेके चलना है. तो हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम ये चीज़ उनको सपोर्ट करते हैं हर तरह से, जो भी रिक्वायर्ड है उनको बिजनेस में बढ़ाने में, उनके प्रोडक्ट्स को एक बड़े लेवल तक रीच देने में, तो वो सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं. ये सुन के बहुत अच्छा लगा. मतलब जैसे हमारे चैनल का भी मोटिव यही है कि हम जैसे कल्चर को प्रमोट करते हैं, आप आर्टिसंस के को हेल्प करके उनको प्रमोट करते हैं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. शिवम, आपके मोटिव को सुन के मुझे ये लग रहा है लॉन्ग टर्म में कि ऑब्वियसली आपको चैलेंजेस तो काफ़ी सारे आए होंगे, क्योंकि इंडिया का कल्चर ही इतना डाइवर्स है. तो फिर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे. वी आर स्टिल फेसिंग द चैलेंजेस हमारे चलते रहते हैं. अगर हम एक स्टार्टअप करते हैं तो वी कैन नॉट जस्ट रन अवे फ्रॉम द चैलेंजेस. तो ये जो आर्टिसंस हैं, देखो, सबसे पहले तो होता है कि अगर इफ़ वी आर इनिशिएटिंग समथिंग, इफ़ वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक मार्केट में ट्रस्ट बनाना. कि इफ़ वी आर विजिटिंग अ आर्टिशन, प्रोड्यूसर, तो उसे ये मतलब उसे बिलीव होना चाहिए कि येस वी आर हियर टू रियली हेल्प देम. एक तो वो चैलेंज आता है उस स्टेज पे कि हम उनको रियली हेल्प करने आए हैं, या उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको समझाना, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनको बिजनेस के बेनिफिट्स बताना, उनको बताना कि आप और भी बड़े लेवल पे जा सकते हो. तो उनको एक तरह से टैकल करना, ये चैलेंज रहा. दूसरी चैलेंज थी कि देखो, जब आदमी एक कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलता है तो हर किसी का एक्सपेक्टेशन होता है कि जॉब करे. मैंने जॉब किया भी, इवन फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि मतलब एक इनिशिएटिव जो हमने एक सेकेंड ईयर से सोच कर रखा था, जिस पे मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया था, उसको अब हमारे पास प्लान्स थे बट उसको एग्जीक्यूट करना था ऑन रियल वर्ल्ड. तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक डिसीजन लेना था कि हमें जॉब छोड़ के फुल टाइम इसी को देना है. तो वो चैलेंज लेना मेरे लिए उतना टफ नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मतलब जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ जॉब छोड़ के हमारे साथ फुल टाइम अपना देने आ गए. तो वो एक चैलेंज मतलब जो था उसको हमने जल्दी ओवरकम कर लिया. इंडस्ट्री से भी लोग हैं जो 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, वो भी साथ काम कर रहे हैं. दे आर फुल्ली सपोर्टिंग अस एट ईच एंड एवरी स्टेज, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो. तो ये चैलेंज था इनिशियली स्टार्ट करने का. बाकी अभी वी आर डूइंग गुड. तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ प्रोडक्ट के बारे में कुछ और शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल. तो जैसे हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो फ्लाईनिट्स में स्पोर्टी लुक में मेलोटोज में बन रहे हैं. हम ऐसे कैनवास शूज़ बहुत सारे डिज़ाइंस में अमरीको में बहुत सारा हमने लॉन्च किया था. जो कैनवास यूज़ हो रहा है, दिस आर वेरी प्रीमियम कैनवास, वास्ट है, तो हम इसको यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल से बनता है. और ये हमारे लेदर शूज़ हैं जो प्रीमियम सेगमेंट में सारे आते हैं मेलोटोज. और फिर हमारा स्नीकर का रेंज है बहुत सारा, जो हम अमरीको और मेलोटोज में दोनों लाते हैं. अमरीको का जो रेंज है इट्स लिटिल इकोनॉमिकल, बट जो हमारा रेंज मेलोटोज का है दैट इज़ प्रीमियम एंड लग्जरी, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है. ऐसे ये तो बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं अभी, बट हमारे पास बहुत रेंज है प्रोडक्ट्स के. तो दैट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.melotos.com. Also this Umbrico brand is available
is available on Amazon and Flipkart. You can visit our website or Amazon and Flipkart and buy our products. तो हम इनका वेबसाइट की लिंक और इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, आप So thank you कुलदीप सर एंड थैंक यू शिवम फॉर गिविंग सच अ वैल्यूबल टाइम एंड काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड व्यूअर्स आपको भी काफ़ी कुछ पता चला होगा इस लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में एंड आगरा के कल्चर के बारे में जो कि कितना ज़्यादा ओरिएंटेड है इस लेदर इंडस्ट्री से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइज बिफोर हम इस वीडियो को एंड करें लेट्स जस्ट से कल्चर बॉक्स वंस अगेन 1 2 3 कल्चर बॉक्स।